वीरपुर एक छोटा सा गांव था जहां बहुत सारे लोग रहते थे। ये कहानी है ढोलक चंद की, या फिर ये कहिए ये कहानी है उसके गधे की, यानी गोलू की। ढोलक चंद अपने गधे से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन गोलू गधा नटखट था और कामचोर भी। आज बस दिन भर सोऊंगा और घास खाऊंगा। चलो मालिक के आने से पहले कहीं छिप जाता हूँ, वरना फिर कोई ना कोई काम पकड़ा देगा। ए गोलू, वहां कहाँ छुप रहा है? रुक, इधर आ। आज तो हमको बहुत काम करना है। सुना है मंडी में नमक की बहुत मांग है। चलो आ जाओ जल्दी से, 2 बोरी नमक बेच आते हैं। इधर आ बेटा। ये पकड़ और चल मेरे साथ। उफ, इतना सारा नमक बहुत भारी है। मेरे तो पसीने निकलने लगे। एक तो ये गर्मी, ऊपर से नमक, पर मालिक के हाथ में डंडा है, जाना तो पड़ेगा। और फिर ढोलक चंद और गोलू दोनों चल देते हैं नमक की बोरी पीठ पे लाद के। गोलू, सामने नदी है, हमको पुल से चल के जाना है। जरा संभल के चलना, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो दोनों पानी में गिर जाएंगे। अरे वाह नदी, मुझे थोड़े पानी से डर लगता है। इतनी गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। चलो आज पुल पे मस्ती की जाए। अरे गोलू, संभल के, हिलो मत, गिर जाएंगे दोनों। इतना कहते कहते गोलू के एक और झटके से पुल टेढ़ा हो गया और दोनों गिर गए पानी में। गिर गया। बड़ी मुश्किल से दोनों बाहर निकले। नदी के पानी में आधे से ज्यादा नमक घुल गया, इसलिए गोलू गधे को भी बड़ा हल्का हल्का लगने लगा। अब कैसे सीधे सीधे चल रहा है गोलू? पुल पे तो बड़ी मस्ती आ रही थी तुझे। आज सारा मुनाफा गया पानी में। अब जो भी बचा है वो आधे भाव में बिकेगा। बहुत नुकसान हो गया। अरे ये तो मस्त तरीका है, सामान भी हल्का हो जाता है और गर्मी भी दूर हो जाती है। अगले दिन भी यही हुआ दोबारा। ढोलक चंद गोलू की शैतानी समझ गया। जो काम डंडे से नहीं होता वो अकल लगाने से हो जाता है। समझे बच्चों? एक गांव में एक किसान रहता था, मनोहर। मनोहर बहुत मेहनती इंसान था और मन लगा के खेती करता। वो अपने खेत के लिए बहुत दूर से पानी लाया करता था। उसके पास 2 विशाल घड़े थे, जिनको वो डंडे पे बांध कंधे पे रख के नदी से पानी भर के लाया करता था। कितनी धूप निकल रही है और गर्मी भी है। आज खेत की बुआई करता, सफाई भी। ये पानी पहुंचाने का काम हो जाए तो बाकी करता हूँ, बहुत काम है। लेकिन जब मनोहर खेत पे पहुंचा और उसने घड़ों में देखा, अरे ये कैसे हुआ? एक घड़े में पूरा पानी है और एक घड़ा तो सिर्फ आधा ही भरा है। ओह,
मतलब एक घड़ा फूटा हुआ है। लौटकर आते आते पानी आधा हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर अब नदी का एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मनोहर रोज नदी के 2 चक्कर लगाने लगा। मनोहर को दुगनी मेहनत करता देख उसके साबुत घड़े को बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, अरे फूटे, देख तेरी वजह से मालिक को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तू आधा पानी नीचे गिरा देता है और मालिक को दोबारा पानी लाना पड़ता है। ऐसा सुन के फूटा घड़ा बहुत उदास हो गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं भी रोज देखता हूँ और मालिक की हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। अगले दिन जब मनोहर पानी भरने के लिए जाने लगा तो उसने घड़े के रोने की आवाज सुनी। उसने उससे कारण पूछा। मालिक, तुम रोज इतनी मेहनत से पूरा पूरा पानी भर के लाते हो, लेकिन मेरे फूटे होने की वजह से मेरा आधा पानी तो बह ही जाता है। मैं चाहकर भी पानी को रोक नहीं पाता। इससे अच्छा तो आप मुझे कहीं लेके ही ना जाओ, कम से कम आपकी मेहनत तो कम लगेगी। अरे मेरे प्यारे घड़े, तुमको इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारा आधा पानी बह जाता है, लेकिन मेरी नजर में तो तुम बहुत काम के घड़े हो। अच्छा एक काम करो, आज जाते वक्त तुम ध्यान से देखना कि हमारे आसपास क्या क्या उगा हुआ है। फिर काम हो जाने के बाद हम बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुमको अपनी काबिलियत पे गर्व होगा। तो मनोहर अपने दोनों घड़ों को लाद कर पानी भरने के लिए निकल गए और फूटे घड़े ने देखा कि उसके आसपास तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और बहुत हरियाली है। वापस लौट के उसने मालिक से पूछा, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने देखा कि हमारे रास्ते में कई तरह के फूल लगे हुए हैं और हरियाली भी है। ये सब पहले तो नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ से आई? पर इनसे मेरा क्या वास्ता है? मैं तो अभी भी एक फूटा हुआ घड़ा हूँ जो अपने मालिक का आधा ही काम कर पाता है। वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। मुझे जब समझ आया कि मेरे एक घड़े से पानी गिर रहा है, वो फूटा है और रास्ते भर पानी फैलाता हुआ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जहां जहां पानी गिर रहा है वहां कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाए। ये पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी और तुम्हारी तरफ से एक श्रमदान होगा। और अब देखो, वहां कई फूल लगे हुए हैं जो पूरे रास्ते को महका रहे हैं। इतने सुंदर फूलों को देखकर मेरा वजन भी हल्का लगने लगा है। इन पे अनेक तितलियां आके फूलों का रस लेती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है मेरे नन्हे दोस्त। क्या सच? हाँ, याद रखो, अगर हम अपनी कमी को पहचान कर उसे कुछ अच्छे उपयोग में ला सके तो वो कमी कमी नहीं रहती। जैसे तुम्हारे गिरे हुए पानी ने पूरे रास्ते को सुंदर बगीचे में बदल दिया। शमशेर बहुत ही खतरनाक शेर है। जंगल में सारे जानवर उससे डरते हैं। एक बार शमशेर शिकारी के पिंजरे में फंस जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं इंसान के पिंजरे में फंस गया हूँ। बचाओ। अरे ये तो पिंजरे में फंसा है। ठीक है, कोई डर नहीं।
नट्टू नट्टू मुझे बचा लो नट्टू, मैं इंसानों के पिंजरे में फंस गया हूँ। अब या तो मुझे मार के खा जाएंगे या सर्कस में नचाएंगे। प्लीज मुझे बचा लो। शमशेर, अरे तुम सबको खा जाते हो, तुम्हें कैसे बचाओ? बाहर आ गए तो तुम मुझे भी खा जाओगे। एक शेर से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। नहीं नट्टू, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तुम मेरी जान बचा लो, तुम्हारे हाथों से ये ताला आराम से खुल जाएगा। जंगल में और कोई नहीं कर सकता ये काम। मुझे बचा लो नट्टू। शमशेर, पूरा जंगल तुम्हारे नाम से डरता है। दूर दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाओ वरना शमशेर आ जाएगा। अब मेरा क्या होगा रे नट्टूया? बचा लो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुमको ही क्या, अगर मैं बच गया तो कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। शेर का वादा पक्का ना? चलो ठीक है, तुम पे तरस आता है मुझे। आज तुमको बचा लेता हूँ, पर अपना वादा याद रखना। कमबख्त बंदर, तू ज्यादा शाना बन रहा था। देख मैं अभी कैसे तेरे टुकड़े करता हूँ। पर शमशेर, तुमने तो वादा किया था कि कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। वादा मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया था। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तू मेरा खाना है, तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। मरने को तैयार हो जा। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम झूठे हो और मक्कार भी। कैसा धोखा? शेर का यही धर्म है, शिकार करना और उसको खाना। पर मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरी ही जान लोगे, ये तो गलत है। बहुत देर का भूखा हूँ मैं, मेरा सही मैं जानता हूँ। ये तो अन्याय है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। शेर जो हो, चाहो तो किसी और समझदार जानवर से पूछ लो। ठीक है, चल तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। वो वहाँ लोमड़ी जा रही है, उसी से पूछ लेते हैं। बाबा शेर और बंदर। शेर होता है लोमड़ी, बब्बा शेर नहीं होता। शमशेर ने मेरे साथ धोखा किया है, तुमको हमारा न्याय करना होगा। अन्याय? कैसा अन्याय? पूरी बात बताओ। तो सुनो, तो मैं जंगल से लोमड़ी, ये ऐसे हुआ था। शेर पिंजरे में बंद था, ऐसे। अच्छा, अब समझी, मैं समझ गई सब। सुनो मेरा न्याय, शेर की कोई गलती नहीं है, वो अपना धर्म ही निभा रहा था। तुमको शेर को खोलना नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आगे से याद रखना, शेर का दरवाजा कभी नहीं खोलना। शेर, तुम भी याद रखो, प्राण जाए पर वचन न जाए। कभी झूठा वादा मत करना। ओ, पर अब तुम पे भरोसा कौन करेगा? ना, मैं तो नहीं, चलती हूँ। नहीं, बचाओ बचाओ। ओ, शेर तो फिर से बंद है, मैं बच गया। शुक्रिया लिली लोमड़ी, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं आज के बाद किसी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। ना, कभी भी नहीं। जाओ अब। कुसुम की गांव के मंदिर के पास लगे बाजार में एक फूलों की दुकान थी। वो अलग अलग तरह के फूल बेचती। उसके फूल बहुत खूबसूरत और हमेशा ताजे होते। पास के मंदिर में जाने वाले लोग हमेशा उसी से फूल खरीदते और अपने घर के लिए भी लेकर जाते। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे कुसुम, कैसी है तू? घर पे तेरी आई कैसी है? प्रणाम काकी, मैं अच्छी हूँ। आई तो अभी बीमार ही है, इलाज तो चल रहा है। आप कैसे हो? मेरा भी चल रहा है, थोड़ा जोड़ों में दर्द बढ़ गया है, इसीलिए तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आना हुआ। काकी, भगवान आपकी सेहत जल्दी ठीक करे। आज कौन सा फूल लोगी? बेटा,
तू आज थोड़े चमेली और थोड़े कुसुम के फूल दे दे। ले बेटा, ये रुपये रख ले, भगवान भला करे। रहने दो काकी, कितने दिनों के बाद तो ले रही हो। अरे सुमन, कैसी है? अच्छी हूँ मौसी, सब बढ़िया है। हाँ, बस मंदिर जा रही हूँ, कुसुम से फूल लेने रुकी थी। हाँ मौसी, सबको उसी के फूल पसंद आते हैं। बड़ी मेहनत करती है ये लड़की। हाँ सुमन, छोटी ही थी जब उसके बाबा गुजर गए। माँ भी बीमार रहती है उसकी। सारे घर की जिम्मेदारी उस पे ही आ गई है। बड़ी मेहनत करती है, रोज ताजे फूल तोड़कर लाती है। भगवान की मेहर है उस पे। अलग ही बात है उसके फूलों में। लोग तो और किसी दुकान की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ मौसी, बात तो सही बोल रहे हैं। सब हमेशा यही बोलते हैं कि उसके फूलों में कितनी खुशबू आती है। चमेली के फूल हो या गुलाब के, या रात रानी के हो या रजनीगंधा, किसी के फूलों में वो बात नहीं जो कुसुम के फूलों में। चलो राम राम, मिलते हैं। पास की दुकान पे बैठा हरिराम ये सब सुन रहा था। उसकी भी फूलों की दुकान थी। कभी कभी कोई भूला भटका उसके पास आ जाता तो उसकी बिक्री होती, वरना तो उसका धंधा मंदा ही रहता। उसको कुसुम से ईर्ष्या होने लगी। इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा, ये लड़की कुसुम करती क्या है, उसके फूल इतने अद्भुत कैसे हैं। सुना है लोग घर लेकर जाते हैं तो दिनों दिन तक मुरझाते नहीं हैं। पता लगाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह हरिराम एक बुढ़े आदमी का भेष बदलकर कुसुम के घर पहुंचता है। कुसुम, ओ कुसुम, घर पे है क्या? हाँ जी, कौन है आप? बोलिए, क्या बात है? बेटा, मेरी बीवी तुमसे फूल लेती है। आज वो काम में व्यस्त थी, घर पे पूजा है तो उसने मुझे फूल लेने भेजा है। अभी तो सुबह है तो लगा तुमने दुकान तो नहीं खोली होगी। मैं पूछते पूछते तुम्हारे घर आ गया। बोलो काका, कौन से फूल चाहिए? मुझे तो कुसुम के फूल चाहिए। काका, यहाँ पलंग पर बैठो थोड़ी देर, मैं अंदर से लाई। अरे, तुम्हारे फूल की बहुत तारीफ सुनी है अपनी बीवी से। मैं खुद तोड़ लूं क्या? बताओ, बगीचा कहाँ है? काका, आप यही आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम परेशान ना हो, पर एक बात बताओ, तुम्हारे फूलों से इतनी सुगंध कहाँ से आती है? काका, हम घर पे ही उगाते हैं। बस तोड़ने के बाद मैं अपने महादेव की मूर्ति के सामने रख देती हूँ। बाबा के जाने के बाद घर पे तो गरीबी ने जैसे डेरा जमा लिया। खाने को तो कुछ ना बचा, और जो बाबा खेती करते थे वो हमको तो आती नहीं थी। आई भी बीमार हो गई, और छोटे भाई बहन का भी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। एक दिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं रो रही थी तो एक साधु बाबा आए घर पे। ओह अच्छा, तो क्या बोले साधु बाबा? पूछने लगे कि क्यों रो रही हो। तो मैंने सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने अपनी पोटली से एक मूर्ति निकाली और बोला कि महादेव तुम्हारे घर को मधुबन जैसा सुंदर बना देंगे, बस महादेव पे विश्वास रखना। फिर क्या हुआ? बस बोले कि घर पे जो सुंदर सुंदर फूल लगे हैं तोड़कर महादेव के सामने रख देना, और फिर मंदिर के पास वाले बाजार में बेच आना। अच्छा, तो रोज फूल पहले महादेव के सामने रखती हो? उनका ही चमत्कार लगता है सब। कुसुम अंदर से फूल लाकर काका को देती है और काका चले जाते हैं। तो ये करामत है, वो मूर्ति का जादू है। अब समझ में आया सारा किस्सा। क्यों ना मूर्ति चुरा लूं, तो मैं भी अपने फूलों में जान डाल सकता हूँ।
कहीं और जाकर भी फूल बेचूंगा तो मुनाफा ही होगा। बिना देर किए हरिराम रास्ते में छुपकर कुसुम के घर से निकलने का इंतजार करने लगा। पहले उसके भाई बहन निकले और फिर कुसुम भी फूलों की टोकरी लेकर चली गई। हरिराम को अच्छा मौका मिला। हरिराम चुपके से घर के अंदर जाता है और मंदिर का स्थान ढूंढता है। वहां रखी उसको महादेव की मूर्ति दिखती है। वो चुपके से उसको उठाकर अपने बैग में छुपा के वहां से निकल लेता है। वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया। अब देखते हैं कुसुम कैसे जादू करती है फूल में। अगले दिन हरिराम घर के अपने बगीचे से फूल तोड़कर महादेव की मूर्ति के सामने रखता है। कुछ नहीं होता है। ये तो कुछ नहीं हुआ। महादेव, मेरे फूलों में भी जादू डाल दो। अरे, अभी भी कुछ नहीं हुआ। सब ढोंग है। जरूर कुसुम ने गलत बताया है। कुसुम घर लौटती है और मंदिर से मूर्ति गायब पाती है। हे भगवान, ये मेरे महादेव कहाँ चले गए? कौन ले गया? अब कुसुम ने फूल बेचना बंद कर दिया। घर की हालत फिर खराब होने लगी। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। अरे बच्चा सुनो, कोई घर पे है क्या? अरे बाबा, आप? प्रणाम। अरे बच्चा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बाबा, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा था, पर एक सप्ताह पहले आपने जो महादेव की मूर्ति दी थी वो चोरी हो गई। बस तब से मेरा फूलों का काम बंद हो गया। फिर से खाने के लाले पड़ गए। पर बच्चा, तुमने फूल उगाने तो बंद नहीं किए ना? नहीं बाबा, सारे पेड़ों पर ही लगे हैं। मैंने तोड़े ही नहीं। महादेव ही नहीं तो कौन मेरे फूलों को आशीर्वाद देगा? कौन उनमें जान डालेगा? तो ये बात है बच्चा। पर बच्चा, तुमने मेरी एक बात याद नहीं रखी। कौन सी बाबा? वही कि महादेव पे विश्वास रखना। तुमने महादेव पे विश्वास रखने की बजाय मूर्ति में विश्वास रखा। तुम बस अगर सच्चे मन से महादेव को याद करती तो वो तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आते। ओ हाँ बाबा, तो क्या मैं अगर बस महादेव से प्रार्थना करती तो भी वो मेरे फूलों को आशीर्वाद देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो बच्चा, मानो तो ये पत्थर ही महादेव है। बस अपने पूरे विश्वास से प्रार्थना करना। सही बोला बाबा आपने। विश्वास महादेव पे होना चाहिए। बाबा की जय हो, महादेव की जय हो। कुसुम फिर पहले की तरह अपने महादेव की पूजा करती और अपने फूलों में अद्भुत खुशबू और ताजगी डाल देती। सच ही बात है, विश्वास तो हमें भगवान में रखना चाहिए। उनकी मूर्ति तो बस एक निमित्त मात्र है। एक था मछुआरा, नाम था भीमा। भीमा और उसकी बीवी नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। भीमा अपनी मछली पकड़ने के लिए रोज सुबह निकल जाता और शाम तक जो कुछ हाथ आता उसको बाजार में बेच आता। भीमा और उसका परिवार गरीब था, पर किसी तरह अपना गुजारा चला लेते थे। एक दिन रोज की तरह भीमा शाम को अपनी मछलियां बेचने के लिए बाजार गया। मछली ले लो, मछली, ताजी मछली। 10 का दो। अरे ओ भैया, थोड़ा मछली लेके जाओ, एकदम ताजा मछली है। अच्छा, देखो तो जरा। ताजा तो पता नहीं, पर तुम्हारी मछली तो बहुत छोटी छोटी है। मैं ये नहीं लूंगी। और उस खरीदार ने बाजू में ही दूसरे मछुआरे की मछली देखी। ये बात, ये होती है मछली, बड़ी और शानदार। कैसी दी भैया?
बस 100 रुपया मेम साहब। 100 रुपया? बहुत महंगी है। आखिरी मछली है, आपके नाम की रखी थी, बस सब बिक गई। इतनी बड़ी मछली इतने में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, मुझे ये पसंद आ गई, इसको तो मैं खा के ही रहूंगी। दे दो, ये लो 100 रुपये। थैंक यू मैडम, मेरा भी माल खत्म, मैं घर चलता हूँ। भीमा ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि कहाँ वो 10 रुपए की 2 मछली बेच रहा है और कहाँ दूसरे मछुआरे ने एक ही मछली बेच के 100 रुपए कमा लिए। वो फौरन दूसरे मछुआरे के पीछे पीछे गया। भैया जी 1 मिनट जरा मेरी बात सुनो। मैंने देखा आपने 100 रुपए में अपनी मछली बेच दी। एक ही मछली में इतना पैसा कमाया, कैसे करते हो? थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। आप भी सीखोगे? देख भाई, याद रख, जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। अपन अभी चलता है, बीवी वेट कर रही होगी। और ये सुन के भीमा भी सोचता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। मैं भी अब स्मार्ट बनूंगा, सिर्फ बड़ा हाथ मारूंगा। अब अगले दिन सुबह ही भीमा नदी में जाल डाल के बैठ गया। कुछ देर बाद जाल में हलचल हुई। उसने निकाल के देखा तो उसमें कई छोटी मछलियां थी। अरे इतनी सारी मछली, पर ये तो सब छोटी है। मुझे तो बड़ी मछली चाहिए। पर ये हाथ आ गई हैं, तो इनको भी रख लेता हूँ। भीमा मछलियाँ रखने ही वाला होता है, तभी उसको दूसरे मछुआरे की बात याद आती है। जो बंदा छोटा हाथ मारता है उसके हाथ में कभी बड़ी मछली नहीं लगती। तुमको बड़ी मछली पकड़नी है ना, तो बड़ा हाथ मारो, सिंपल। फिर कुछ सोचकर भीमा ने सारी मछलियाँ नदी में छोड़ दी और फिर जाल लगाया और इंतजार करने लगा। दोपहर हो गई। अरे जाल में हलचल हुई। निकालता हूँ, शायद इस बार बड़ी मछली हाथ लगी हो। अभी देखता हूँ। पर इस बार वैसी ही छोटी मछलियाँ थी जाल में। भीमा ने फिर सारी मछलियाँ नदी में वापस फेंक दी। भीमा बड़ा खिलाड़ी है, अब सिर्फ बड़ा हाथ ही मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये। फिर से जाल बिछाना होगा। अभी वक्त है, जरूर कुछ हाथ लगेगा। फिर भीमा इंतजार में बैठा रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और जाल में फिर से हलचल हुई। हिला, जल्दी निकाल भीमे, बड़ी मछली पकड़ेगा आज तू, 100 रुपया कमाएगा। लेकिन हर बार के जैसे ही इस बार भी सिर्फ छोटी ही मछली फंसी थी जाल में। हाँ, फिर से वही। नहीं चाहिए मुझे छोटी मछलियां, फेंक दो इन्हें। फिर से जाल लगाता हूँ। अब तो वक्त भी निकला जा रहा है। उम्मीद है जल्दी ही कुछ हाथ लगेगा। भीमा अब जाल डाल के बैठा रहा, पर रात तक भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ वापस घर लौटा। उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सुना पड़ा और वहाँ बाजार में मंगू अकेले मछली बेच रहा था। मछली गया, 150 की एक, 150 की एक। भैया जी, कल ही तो 100 की लेके गई थी आपसे, आज इतना भाव क्यों? मैडम जी, मार्केट में सप्लाई नहीं है। अक्खे मार्केट में मछली सिर्फ मेरे पास मिलेगा। 150 का ही भाव लग पाएगा। अपन भी पीछे ज्यादा पैसा देके लेता है। ठीक है, लो 150 रुपया और वो वाली दे दो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच करने से नुकसान ही होता है। हमको जो मिला है उससे खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे की अच्छी चीज देख के उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और आपका प्रतियोगी आपको सही सुझाव दे ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।